चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का 12th ज्योग्राफी का थर्ड सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले मेरे सैम्पल पेपर्स नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी। इसके अलावा उसमें 2 सैम्पल पेपर हो रखे हैं। अगर आप लोगों को मैप वर्क चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक कंसोलिडेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें सारा मैप वर्क एक साथ ही होगा एक्सप्लेन, ठीक है, टर्म 2 के अकॉर्डिंग। चलिए बिना किसी देरी करते हुए अब शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और हम सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, हेडिंग्स को, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट, दोज इंडस्ट्रीज विच यूज्ड मिनरल एज देयर रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। दूसरा इसमें लिखेंगे क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स द इंडस्ट्री यूज दे आर क्लासिफाइड इनटू मेटलिक मिनरल यूजिंग इंडस्ट्रीज एंड नॉन मेटलिक मिनरल यूजिंग इंडस्ट्रीज। मेटलिक वाले में फेरस और नॉन फेरस का पॉइंट बना दीजिएगा और एग्जाम्पल 2 नंबर में इतना काफ़ी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। देखो इंडस्ट्रियल रीजन के पूछ रहा है, ये मैंने आपको फर्स्ट सैम्पल पेपर में भी समझाया था, सीबीएसई ने भी ये क्वेश्चन दिया है अपने सैम्पल पेपर में। इसका आंसर आप मेरे फर्स्ट वाले सैम्पल पेपर से देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। तो पहला तो हम डेफिनेशन बनाएंगे मेडिकल टूरिज्म की, ठीक है। तो क्या बनेगा आंसर? जब मेडिकल ट्रीटमेंट कंबाइन करता है इंटरनेशनल टूरिज्म से तो इसे हम मेडिकल टूरिज्म नाम देते हैं, ठीक है। यानी व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म इट इज़ कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। अब इसके बारे में बताना है तो इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यानी जितने भी वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल्स बनाए गए, वो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दुनिया भर के टूरिस्ट जो मेडिकल टूरिज्म करने वाले लोग हैं उन्हें। इसके अलावा ये जो मेडिकल टूरिज्म है थाईलैंड, इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इतना लिख दीजिए, बस इतना काफ़ी है। अब पूछ रहा है इनमें से कुछ टूरिस्ट रीजन्स बताने हैं वर्ल्ड के। तो इसमें एक तो आ जाएगा हॉट मेडिटेरेनियन रीजन और वेस्टर्न कोस्ट रीजन ऑफ इंडिया। दूसरा आ जाएगा हमारा कोल्ड, या वो अगर कोल्ड नहीं उसको वो लिख सकते हो विंटर स्पोर्ट रीजन। तीसरा बना दोगे आप सीनिक लैंडस्केप एंड नेशनल पार्क्स। और चौथा पॉइंट बना दोगे आप अपने हिस्टोरिकल टाउन्स, ठीक है। 4 पॉइंट में से भी कोई 2 या 3 पॉइंट्स लिख देना, आपका मार्क 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पे। बच्चों सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की सेम कहानी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सामने सोर्स बेस है, इसके क्वेश्चंस हैं। सोर्स बेस आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोककर और इसके क्वेश्चन आंसर्स को खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। हम आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 मार्क क्वेश्चन है तो 3 मार्क के अकॉर्डिंग ही इनके आंसर होंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका नोशन का एमर्जेंस कैसे हुआ। तो 3 नंबर का 3 पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे देखिए अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ठीक है, ये हेडिंग बनाएंगे। इसमें हम ये लिखेंगे कि लोगों को अवेयरनेस आई इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर, लोगों ने समझा कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उसके कितने अनडिज़ायरेबल इफेक्ट हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट वगैरह पर, तो एक पॉइंट ये बनेगा। दूसरा पॉइंट बनेगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WCED बाई UN, ठीक है। जो WCED है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, इसको एस्टेब्लिश करा यूनाइटेड नेशन ने, जिसके हेड बनाए गए नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, ठीक है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रंटलैंड, क्यों? क्योंकि जब भी कमीशन रिपोर्ट सबमिट करती है तो उस रिपोर्ट का नाम भी ब्रंटलैंड रिपोर्ट ही होता है, ठीक है। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट बनाई गई थी इसके बेसिस पर। तो दूसरा पॉइंट हो गया आपका WCED बाई UNDP। और तीसरा हेडिंग अगर आप बनाना चाहते हो तो तीसरा हेडिंग बना सकते हो डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू WCED। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा करते हैं फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर का प्रॉपर आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, इसको हम टफ क्वेश्चन कैटेगरी में डालेंगे। भारमौर रीजन जो हिमाचल प्रदेश का है उसके ट्राइबल डेवलपमेंट की प्रोसेस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे इनिशिएट विद द गद्दी ट्राइब्स एज शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। पहला हेडिंग तो ये बनेगा कि ये जो शुरुआत हुई थी डेवलपमेंटल प्रोग्राम की हिमाचल प्रदेश में, उसकी शुरुआत ऐसी हुई कि जो गद्दी ट्राइब है उसे शेड्यूल्ड ट्राइब के अंडर में डाला गया। दूसरा हेडिंग बनाएंगे ट्राइबल सब प्लान अंडर 5th 5 ईयर प्लान। ये जो ट्राइबल सब प्लान यहाँ पर लागू होना था उसे 1974 में 5th 5 ईयर प्लान के दौरान यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। तीसरा बनाएंगे मेन फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट।
इस प्रोग्राम का जो मेन फोकस था वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए था इस रीजन में, भारमौर रीजन में, जिसमें मेन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़, इसके अलावा हेल्थ केयर, एजुकेशन, पोर्टेबल वाटर यानी पीने लायक पानी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर इसका मेन ध्यान था। अगर आप और हेडिंग बनाना चाहते हो तो एक हेडिंग ये भी बना सकते हो कि फोकस ऑन स्पेसिफिक रीज़न। इसका जो मेन फोकस रहा वो एक स्पेसिफिक रीज़न पे रहा, जबकि कई पार्ट्स हैं भारमौर डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पर अभी भी इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया है। इस तरीके से आप 3 नंबर का आंसर बना सकते हो। देखो टफ क्वेश्चन है, इसके पॉइंट्स आपको एग्जैक्ट आने चाहिए तभी आप बना पाओगे, वरना बच्चों बहुत दिक्कत होगी ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इंडिया लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, इसके अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम बताएंगे इंडिया के बारे में कि हाँ सबसे बड़ी PSU है। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो हम बताएंगे लॉन्गेस्ट नेटवर्क, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ इन द वर्ल्ड, पहला हेडिंग ये बनाएंगे। दूसरा बनाएंगे डिवाइडेड इंटू 16 जोन्स, ठीक है, दूसरा ये पॉइंट बन सकता है कि 16 जोन्स में डिवाइडेड था पहले। तो ये तो 2 हो गए। और इसका तीसरा अचीवमेंट में, अगर हम अचीवमेंट में आते हैं तो अचीवमेंट में पहला अचीवमेंट तो ये बनाओगे कोंकण रेलवे, इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जिसको अगर हम कहें तो इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है। दूसरा मोटिव बनाएंगे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर है। तीसरा अगर अचीवमेंट बताना है तो बता देंगे फुलफिल द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो ये अचीवमेंट्स हैं जो आप रेलवे के बता सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमसे सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या है, रेलिवेंट एग्जाम्पल से बताना है। 5 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए 5 मार्क के क्वेश्चन को 5 मार्क जैसा लिखना है। सबसे पहले टर्शियरी एक्टिविटी की आप डेफिनेशन दोगे, जिसमें टर्शियरी एक्टिविटी के बारे में बताओगे कि ये सर्विस सेक्टर होता है, जिसका मतलब यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जिसके लिए ट्रेनिंग और नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल बताओगे कि टर्शियरी सेक्टर में कौन कौन सी जॉब्स आती हैं। तो इसमें आप मल्टीपल जितनी भी जॉब्स के बारे में जानते हो उनको एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद हमें बताना है, देखो इसमें कि इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अगला हेडिंग बन सकता है मैन पावर इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, या मैन पावर इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। इसके अलावा इसका हेडिंग और क्या बन सकता है? हेडिंग बन सकता है इट इज़ द मेन सेक्टर ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमी है वहाँ पर मेन सेक्टर यही होता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखा जाए या अंडर डेवलप कंट्रीज़ में प्राइमरी सेक्टर को फॉलोअप किया जाता है, जबकि डेवलप्ड रीजन में टर्शियरी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर होता है। इसके अलावा इसमें अगला पॉइंट बन सकता है इट इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। इसके अलावा इसमें पॉइंट बना सकते हो प्रोडक्शन ऑफ ओनली सर्विसेज रेदर देन प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ कॉमर्शियल सर्विसेज का ही प्रोडक्शन होता है। इस तरीके से बच्चों आप 5 पॉइंट्स बनाकर इस क्वेश्चन को समझा सकते हो 5 नंबर में। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन एक इंटीग्रल पार्ट है, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का कैसे। तो आप पहले तो ये लिखोगे कि कम्युनिकेशन की मदद से हम वर्ड्स, मैसेजेस, आइडिया, फैक्ट्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, और इसने ये एक इंटीग्रल पार्ट है इन द फॉलोइंग वेज। किन किन तरीके से? तो इसमें 4 एग्जाम्पल हैं, चारों को आप एक्सप्लेन कर देना। सबसे पहले टेली कम्युनिकेशन के बारे में बताना कि टेली कम्युनिकेशन की मदद से हम विद इन सेकेंड्स एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी बात, अपने आइडियाज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, है ना। इसने रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आया, इसने टाइम बहुत कम कर दिया। फिर दूसरे एग्जांपल में रेडियो एंड टेलीविजन्स का यूज़ कर लोगे, जहाँ पर हम न्यूज़ को, इवेंट्स को दिखा सकते हैं, लोगों को पहुँचा सकते हैं दूर दूर तक। फिर अगला न्यूज़पेपर के बारे में बता सकते हो कि न्यूज़पेपर का इस्तेमाल दुनिया के हर एक कोने में किया जाता है। फिर इंटरनेट ने किस तरीके से पूरे के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को ही बदल दिया। अब आप किसी एक जगह पर बैठ के किसी दूसरी जगह को लोकेशन वगैरह के बारे में सब कुछ जान सकते हो। तो ये 5 आप पहले तो सबसे पहले इसके बारे में और फिर 4 पॉइंट्स, ऐसे करके 5 पॉइंट में समझा पाओगे। अगला क्वेश्चन है कि हाईवेज़ और बॉर्डर रोड्स क्या हैं। तो अब पहले हाईवेज़ के बारे में बताना है, फिर बॉर्डर रोड्स के बारे में, फिर कुछ हाईवेज़ के एग्जाम्पल बताने हैं जो इंडिया के बाहर के हों। तो इस क्वेश्चन को मैं बांटता हूँ 3+2 में। ठीक है, 2 में एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, 3 नंबर में थ्योरी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हाईवेज़ के बारे में बताना है, तो हाईवेज़ हेडिंग डालेंगे सबसे पहले। इसके बारे में लिखेंगे हाईवेज़ मेटल रोड होती हैं जो कि दूर दराज की जगह को जोड़ने का काम करती हैं। फिर अगला पॉइंट बना के लिखेंगे ये अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकुलर मूवमेंट यानी अनअब्स्ट्रक्टेड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो, जहाँ पे कहीं किसी तरीके की रुकावट ना आए, इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट बनाएंगे इसकी वो अथॉरिटी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हाईवेज़ को बनाने और उनकी देखरेख करने का काम करती है। फिर अब अगला बनाएंगे बॉर्डर रोड्स, अगला हेडिंग। तो बॉर्डर रोड्स हेडिंग में बनाएंगे कि बॉर्डर रोड्स कौन सी रोड होती हैं, ऐसी रोड जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे बनाई जाती हैं, उन्हें बॉर्डर रोड्स कहते हैं। फिर अगला पॉइंट बनाएंगे कि ये रिमोट एरियाज़ के लोगों को मेजर सिटीज़ से इंटीग्रेट करने का काम करती हैं और डिफेंस प्रोवाइड करती हैं।
तीसरा पॉइंट बनाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी कौन है, ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन्हें बनाने का काम करती है। ठीक है, 3 नंबर में हमारे दोनों हो गए। अब 2 नंबर में एग्जाम्पल में सिर्फ हमें रोड्स के बताने हैं, तो इंडिया का बता सकते हो, जैसे नेशनल हाईवे नंबर 44, नेशनल हाईवे नंबर 7। नेशनल हाईवे नंबर 7 अब तक इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे था, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। नेशनल हाईवे नंबर 44 अब सबसे बड़ा नेशनल हाईवे बनने वाला है। इसके अलावा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल समझा सकते हो, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी समझा सकते हो, है ना एग्जाम्पल में। अगर वर्ल्ड लेवल पे जाओगे तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे बना दो, ठीक है, बहुत अच्छा है ट्रांस कैनेडियन। आप ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे बना दो, जो ऑस्ट्रेलिया का है ना। तो ये अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कि आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इंपॉर्टेंट मैनमेड कैनाल्स के बारे में बताना है और उनकी ग्लोबल कॉमर्स में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे 2 के बारे में पूछ रहा है। एक हो गई हमारी सुएज और एक हो गई पनामा। आपने दोनों केस स्टडी में पढ़ी होंगी, सुएज एंड पनामा। सुएज, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग 1869 में शुरू की गई, जो कि इजिप्ट में पोर्ट सैयद से लेकर पोर्ट सुएज तक के बीच में बनाई गई थी। ये मेडिटेरेनियन को रेड सी से जोड़ने का काम करती है। इसने यूरोप का जो इंडिया तक का रास्ता था उसे काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। इसके अलावा हम बताएंगे तो इसमें ये 160 किलोमीटर लंबी है और इसमें लॉक सिस्टम यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा इसके पैरेलल एक रेलवे लाइन भी चल रही है। इतना बना दो बस, इसके अलावा ज़्यादा पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर पनामा में चले जाओ। पनामा कैनाल की बात लिखेंगे तो पनामा कैनाल के बारे में बताएंगे कि ये जो पनामा कैनाल है ये पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ने का काम करती है। ये पनामा इस्थमस में बनाई गई है, पनामा सिटी और कोलोन के बीच में। अगला पॉइंट बनाएंगे, यूएस गवर्नमेंट ने इस कैनाल के दोनों तरफ की 8-8 किलोमीटर ज़मीन खरीद ली है, जिसको कैनाल जोन नाम दे दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा 72 किलोमीटर लंबी है और 6 लॉक सिस्टम है इसके अंदर में। ठीक है, इसने न्यूयॉर्क से फ्रांसिस्को की दूरी को 13,000 किलोमीटर तक कम कर दिया। ये पॉइंट्स बनाकर आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों आपका सैम्पल पेपर। अब आते हैं हम इसके मैप बेस पर। मैप पे आते हैं बच्चों। देखो, मैंने आपको फिर से प्रॉमिस किया कि मैं आपको इंडिविजुअल एक कंसोलिडेटेड वीडियो दे दूंगा जिसमें मैप वर्क होगा। फिर भी मैं इसका मैप वर्क समझाता हूँ। अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए हज़ारीबाग कहाँ पर है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर स्टेट बता देता हूँ, लोकेशन मैं आपको वीडियो वाली में समझा दूंगा। हज़ारीबाग याद रखिएगा, झारखंड में। मैं ट्रिक से याद करा दूंगा, वहाँ पर आप भूलोगे नहीं कुछ भी। झारखंड में, ठीक है, झारखंड। मैग्नीज माइन इन कर्नाटक में मैग्नीज माइन है शिवमोगा। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। बेलाडेला छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा बोकारो झारखंड में। जामनगर और रिफाइनरी गुजरात में। ठीक है बच्चों, ये इसके मैप वर्क के आंसर हो गए। लोकेशन और ट्रिक मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा, जो एक पूरी वीडियो बनेगी सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क के लिए। चलिए बच्चों, अगर आपको कुछ समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को बेनिफिट मिल सके। वो पेपर देने से पहले अपने ज्योग्राफी के सैम्पल पेपर से अटैम्प्ट कर लें। और मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि ज्योग्राफी का पेपर जो होगा वो मॉडरेटली ईजी लेवल का आएगा, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जो अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, एक दिन में 2-2 सैम्पल पेपर की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बच्चों वीडियो ज़रूर देखिएगा।